पिछले कुछ दिनों से मैं अरुणाचल के उन हिस्सों में सफर कर रहा था जहां हर मोड़ के बाद लगता था कि शायद इससे ज्यादा खूबसूरत अब और क्या ही होगा। लेकिन तवांग के इन आसपास के इलाकों में हर थोड़ी थोड़ी देर में आप बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हो। कहीं घने जंगलों और नदियों के साथ चलती सड़कें, कहीं ऐसे गांव जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ ट्रैक करके ही पहुंचा जा सकता था, कहीं दूर तक फैले हरे भरे मैदान और कहीं ऐसे पहाड़ जहां इंसानी जिंदगी के कोई निशान ना मिले। और फिर आखिर में एक ऐसी जगह जहां पहुंच के सड़क भी खत्म हो जाए। तो अगर आज आप अरुणाचल के इन दूर दराज कोनों की तरफ चलने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। जब मैं तवांग में 14,000 फीट की ऊंचाई पे बसी सेला लेक के किनारे था, तब मुझे ये नहीं पता था कि सेला पास के ग्लेशियर से उतरा ये पानी आगे चल के हमें एक बार फिर मिलने वाला है। सेला लेक से निकलती नूरानाग रिवर पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए नीचे उतरती है और जंग के पास करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए बनाती है नूरानाग फॉल्स। सौ मीटर की ऊंचाई से ऊपर पानी आ रहा है और उसका फ्लो इतना ज़बरदस्त है कि जैसे जैसे एक एक दो दो कदम आगे जाते हैं पूरा भीगना शुरू हो जाते हो। बट या इट्स अ जायंट बीस्ट। इसको बोलते हैं जंग वाटरफॉल्स, बट इसका एक बेहतर नाम है नूरनाग वाटरफॉल्स। एक्चुअली इस नाम की भी एक कहानी है। जो यहाँ की लोकल ट्राइब है, मोनपा ट्राइब, उसमें देयर वाज अ फीमेल बाय द नेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नूर या फिर नूर नाग ही उनका नाम था। एंड जब 1962 इंडो चाइना वॉर हुई थी तो उन्होंने इंडियन आर्मी के जो राइफल मैन थे जसवंत सिंह, उनकी बहुत हेल्प की थी। तो उसी का एक ग्रेटिफिकेशन, उसी की एक अप्रिसिएशन उनको देने के लिए जो पीछे से सेला पास से रिवर आ रही है नूर नाग, उसका नाम और इस वाटरफॉल का नाम उनके नाम पे रखा। एंड मुझे लगता है जितना मैग्निफिसेंट ये है उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही सिग्निफिकेंस इस स्टोरी की भी। जंग से आगे हम एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े जो सिर्फ 1 साल पहले ही पूरा बना है और अभी तक उसका गूगल मैप्स पे भी कोई नामो निशान नहीं है। कुछ साल पहले तक मागो तक पहुंचने का इकलौता ऑप्शन था ट्रैकिंग, लेकिन इस नई रोड कनेक्टिविटी ने इस पूरे इलाके को धीरे धीरे दुनिया के करीब लाना शुरू कर दिया है। जर्नी की शुरुआत होती है घने जंगलों के बीच। पहली नजर में सब कुछ हरा भरा और ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल सा लगता है, लेकिन पहाड़ों में ऑल्टीट्यूड बदलने के साथ सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, पूरा लैंडस्केप भी बदलने लगता है।
जब से हमने जंग क्रॉस किया ऑलमोस्ट पूरे रास्ते ये रिवर का साथ निभाते हुए निकलते जा रहे हैं। कभी रिवर हमारे इस साइड है और कभी इस साइड है, और जैसे जैसे आगे ऑल्टीट्यूड थोड़ा थोड़ा गेन कर रहे हैं वेजिटेशन का कलर काफ़ी चेंज होता जा रहा है। व्हेन वी स्टार्टेड तो तब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन था, बट अब मेरे पीछे देखो यू कैन सी येलो, ऑरेंज, हल्का रेडिश टिंज। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि ये पूरा रास्ता ऑलमोस्ट पिछला 1 घंटा हो गया है, ये पूरा रास्ता गूगल मैप्स पे मार्क नहीं है और स्टिल एकदम इस जगह के हिसाब से एकदम बढ़िया रोड बनी हुई है। सो दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। सो वी आर लिटरली स्टैंडिंग एट अ प्लेस जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कोई भी रास्ता मार्क नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आगे बढ़े तो धीरे धीरे जंगल कम होने लगे और उनकी जगह लेने लगे ये पथरीले पहाड़। रास्ते में कुछ ऐसे हिस्से भी आए जहां किन्नौर की वो हाफ टनल रोड याद आ गई। एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ बहती हुई मागो नदी और बीच में बस हार्डली 2 गाड़ियों की जगह। डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन इस रास्ते पे किलोमीटर्स का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि चाह के भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए हर थोड़ी देर में रुकने से। अब मैं और क्या ही बोलूं यार, रास्ते के बीचों बीच एक नज़र इधर पड़ी और हमने फटाफट गाड़ी रुकवाई। क्या ही है, आई थिंक ये द ओनली वर्ड आई कैन यूज टू कॉल इट इज अ पेंटिंग, और कुछ नहीं मैं बोल सकता। ऊपर से ऐसे धीरे धीरे मल्टी टियर फॉल्स आ रहे हैं, नीचे अलग अलग धारें बह रही हैं, पानी का कलर देखो तो एकदम ग्रीन। अरुणाचल तुम कमाल हो यार। गूगल मैप्स पे ये रास्ता शायद पूरा नजर ना आए, लेकिन ग्राउंड पे हर आधे घंटे में अरुणाचल का एक नया वर्जन सामने आ रहा था। सड़क ऊपर चढ़ने लगी और हवा में ठंड बढ़ने लगी। फिर करीब 1.5-2 घंटे की जर्नी को 3 घंटे में पूरा करने के बाद दूर कुछ घर नजर आए। ये था मागो, अरुणाचल के सबसे दूर दराज गाँव में से एक। 11,500 फीट की ऊंचाई पे बसे इस गांव में लगभग 500 लोग रहते हैं। यहाँ थोड़ी देर घूमते ही रियलाइज होता है कि भले ही रोड यहाँ तक पहुँच गई हो, लेकिन शहरी जिंदगी अभी भी काफी दूर है। पत्थर से बने पुराने घर, छोटे छोटे रास्ते, घर के बाहर अपने रोज के काम में लगे लोग और हर कुछ कदम पे कोई आपको पलट कर देखता हुआ। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत कम टूरिस्ट आके रुकते हैं, तो लोगों की ये क्यूरियोसिटी जायज थी। मैं दिल्ली के पास गुड़गांव से, इससे पहले तवांग में थे, फिर वहाँ से अभी यहाँ आना हुआ। यहाँ तो आने का रास्ता इतना सुंदर है, उफ, पूरा टाइम वो नदी साथ में उसके बहती रहती है। आज कुछ नहीं, आज का प्लान बस ये है आपके गांव घूमने का, और कल फिर चूना गोंकर लाका रहेगा। हाँ, 2 दिन हो यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत ही डिफरेंट जगह है। अभी तक जो भी एरियाज़ अरुणाचल में कवर किए हैं, चाहे वो नीचे से आते हुए बोमडिला, दिरांग, सांगती हो या फिर तवांग और उसके बियॉन्ड हो, बट दिस लिटरली फील्स लाइक अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अगर इंटरनेट ना आ रहा हो और जो कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है वो ना हो, तो ऐसे लगे कि दिस विलेज इज स्टिल लिविंग इन 50s और 60s। एकदम पुराने स्टाइल के घर, ऊपर से विलेज के ऊपर से ये सड़क जा रही है, बट अंदर अंदर एकदम कच्चे रास्ते। लोग भी ना यहाँ कुछ उनका पहनावा, वेशभूषा थोड़ी सी अलग है।
दिस इज़ विलेज लाइफ इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म. जो होमस्टे में भी रुके हैं वो इट्स लिटरली अ रूरल होमस्टे. जो उनके घर में जनरली होता है कि होमस्टे में एक्स्ट्रा कमरे वो बनाते हैं गेस्ट के लिए, इसमें ऐसा नहीं है. वो दिख रहा है क्योंकि घर में कमरों में जिस तरह का सामान रखा हुआ है वो ऐसा लगता है कि वो यूज्ड स्पेस है, वो लिव्ड इन स्पेस है. सो या माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, बट वही है यार, अगर ऐसी जगहें अगर एक्सपीरियंस करनी है, जैसे ये टावरिंग माउंटेन्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है लाइमस्टोन माउंटेन्स जैसे हो ना, तो हाँ ये सब एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा तो वी हैव टू रफ इट आउट. मागो से आगे बढ़ते ही वैली और खुलने लगती है और ये रास्ता हमें ले जा रहा था चूना की तरफ. एक ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड वैली जहां दूर दूर तक फैले ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पत्थरों के पुराने स्ट्रक्चर्स और इन पहाड़ों के बीच से बहती हुई ये नदियां इस पूरे लैंडस्केप को मागो से बिल्कुल अलग बना देती हैं. ये इलाका इंडो तिब्बत बॉर्डर के काफी करीब है और सदियों से ये जगह याक्स चराने वाली ब्रोकपा कम्युनिटीज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट लैंडस्केप रहा है. कुछ साल पहले तक जिन रास्तों पे सिर्फ पैदल चला जा सकता था, आज रोड कनेक्टिविटी धीरे धीरे इस पूरे बॉर्डर रीजन को बदल रही है. मैं हूँ अभी चूना वैली में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिक्किम की युमथांग वैली में हूँ, बिकॉज काफ़ी हद तक वेजिटेशन, पहाड़ों का शेप, लुक एंड फील वो थोड़ी फ्लैट ज़्यादा है, स्ट्रेट ज़्यादा है, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे है. और मुझे ऐसा लगता था अलग अलग दो अलग गांव हैं, बट ऐसा यहाँ के पता चला कि चूना जो है वो मागो का ही पार्ट है एंड इट इज़ बेसिकली जस्ट द शेपर्ड्स ग्राउंड, दैट्स इट. और लोगों के घर वहीं हैं मागो में एंड यहाँ पे वो लोग अपनी याक्स को ग्रेजिंग के लिए लेके आते हैं. बड़ी आइडियलिक सी सेटिंग है यार. नदी के बेंड हैं, जीप ट्रैक्स हैं, छोटी छोटी हट्स हैं, ग्रीनरी है. अभी बता रहे थे अभी ऑलरेडी ये कि पर्पल वाइल्ड फ्लावर्स जो युमथांग में भी होते हैं वो यहाँ वहाँ अप्रैल मई में पीक पे होते हैं. यहाँ पे बता रहे थे कि जून जुलाई में पीक पे होते हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के. चूना के बाद हरे भरे ग्रेजिंग ग्राउंड्स धीरे धीरे पीछे छूटने लगे. पक्की सड़क कच्चे रास्तों में बदल गई और हम पहाड़ों पे और ऊपर चढ़ने लगे. अब ना आसपास कोई गांव था, ना कोई दुकान और ना कोई गाड़ी. पिछले 1.25 घंटे की बैक ब्रेकिंग जर्नी के बाद अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जो दिखना शुरू हुआ है, इनफैक्ट दिखना तो मागो से ही शुरू हो गया था. मुझे लग रहा था मागो से चूना तक की जो ड्राइव है इट्स सच अ प्लेजेंट वॉक एज वेल. और उसके बाद जो कच्चा रास्ता शुरू हुआ है एंड यू नीड अ सॉलिड व्हीकल इज रिक्वायर्ड और उससे ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर इज रिक्वायर्ड. बट कांट कंप्लेन, बैक ब्रेकिंग, लेकिन क्या ही बोलूँ यार, गजब है. तो आप बता रहे थे जो पहले अभी जो जंग से मागो का रास्ता नहीं बना है, तो तब आपको तवांग जाना होता था तो आप जंग से साइड से नहीं जाते थे, तो ये वाला रूट पूरा लेते थे. और तब कितना टाइम लगता था? तो पूरा 12 घंटे लगता है. जो अभी शायद 3 घंटे में, 3-4 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं तवांग से मागो, या उससे भी कम? कम है. एक वक्त ऐसा आया कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच हमारी गाड़ी एक चींटी से भी छोटी लग रही थी. आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था
दूर चोटियों पे बर्फ नजर आने लगी थी। उस वक्त मंजिल का ख्याल भी कहीं पीछे छूट गया था। बस एक एहसास था कि इतनी बड़ी दुनिया में हम कितनी छोटी सी जगह घेरते हैं। पर अजीब बात यह है कि खुद को इतना छोटा महसूस करने के बाद भी उस पल जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं लग रही थी। फाइनली हमें वो माउंटेन टॉप दिख रहा है जिसके पीछे है लेक। ऑलरेडी पूरा टॉप बर्फ से ढका हुआ है। लेट्स सी वहाँ पे कैसा रहता है, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। गोंकरला पहुंचते ही सबसे पहले फील हुई हवा, तेज, बर्फीली और इतनी ठंडी कि कुछ देर एक जगह खड़े रहना भी मुश्किल था। बादल मेरे पैरों के नीचे से गुजर रहे थे। लेकिन सच कहूं तो आने से पहले मैंने इस लेक के कुछ और ही कलर्स इमेजिन किए थे। थोड़ा ज्यादा नीला, थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ। लेकिन फिर लगा कि मैं कौन होता हूं इसे जज करने वाला। आफ्टर ऑल ये नेचर का कैनवस है, कोई कस्टमाइज्ड पेंटिंग नहीं। So from Tawang to Jang, Jang to Mago, Mago to Chuna, and Chuna to our final climax, गोंकरला लेक। 15,600 फीट पे। What a beauty! इनफैक्ट मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही ये जगह ओपन हुई है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आर्मी प्रेजेंस यहाँ पे थी। नाउ कर्टसी इंडियन आर्मी, दे हैव मेड इट एक्सेसिबल, दे हैव मेड इट सेफ। और जो जर्नी है यहाँ तक आने की, एंड द एंटायर रूट, जंग में आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट, जंगल विद रिवर्स मीएंडरिंग अराउंड, वो वाला फील आएगा। धीरे धीरे आगे आएंगे आप तो वेजिटेशन चेंज होता जाएगा, ट्रीज़ चेंज होते जाएंगे। चूना के बाद तो सड़क ही नहीं है, बट एकदम यहाँ आना इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। इस जगह में ना एक चीज़ जो मुझे और किसी अरुणाचल की जगह में शायद नहीं दिखी, इज द पीस ओवर हियर। दूर दूर तक ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि कहीं आर्मी मैन है तो उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, या अगर उनका कुछ काम चल रहा है सिर्फ उनकी बीच में, बाकी और कुछ भी नहीं। अभी मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं एक्चुअली वो काफ़ी ऊंचे हैं, बट मेरे ख्याल से जो 1/3 उनका अभी टिप है वो अभी भी ढका हुआ है। बट सूरज देवता आ गए हैं और कर्टसी दैट जो मिरर लाइक रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है, आई थिंक इट्स अनबीटेबल। गोंकरला लेक, व्हाट अ डेस्टिनेशन। शायद इस ट्रिप की सबसे बड़ी बात यही थी कि सिर्फ कहीं पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं था। गोंकरला हमारी मंजिल जरूर थी, लेकिन इस सफर में हमने रास्ते को कभी सिर्फ रास्ता नहीं समझा। जहां मन किया रुक गए, जहां कुछ अच्छा लगा वहां थोड़ी देर और ठहर गए। इस एक ही रोड ने हमें हिमालयास के अलग अलग चेहरे भी दिखाए और साथ में ही एक सवाल भी छोड़ दिया कि क्या इस जगह में डेवलपमेंट होना सही है या ये ऐसी ही अनटच रहे।
इसका कोई आसान जवाब नहीं है मेरे पास। बस इतना ही होप करता हूँ कि ये नए रास्ते यहाँ के लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं, लेकिन उस बदलाव की कीमत इस जगह को ना चुकानी पड़े।